So let us start with the class number 2 of the SLCM amendments. और हम first 11 chapter के amendments from the supplement provided by the ICSI already cover up कर चुके हैं. Now we are proceeding to the second half and इसके अंदर हम 12 to 16 chapters जो हमारे हैं उन सब की amendments को cover up करेंगे, starting with the mutual funds. A very welcoming amendment, बहुत अच्छी amendment है. Generally आज से पहले mutual funds secondary market में पाए जाते थे, but only in the close-ended schemes. ठीक है, ओपन एंडेड में तो आप डायरेक्टली कंपनी से डील कर लेते थे, सो आपको सेकेंडरी मार्केट की जरूरत पड़ती ही नहीं थी. अब इन्होंने कहा कि जी फॉर एवरीवन आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आ सकते हैं. ठीक है, उनको वन ऑन वन पब्लिक से डील करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के साथ काम कर सकते हैं. ठीक है, पढ़ लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आपको हो जाएगी. फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन इन द म्यूचुअल फंड स्कीम थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, सो सेबी वाइड द सर्कुलर नंबर दिस डेटेड October 4 2013 एंड डेटेड एक और सर्कुलर उन्होंने रेफर किया 09/2014 had permitted the mutual fund distributor to use a recognized stock exchange infrastructure to purchase and redeem the mutual fund units directly from the mutual fund in the AMC. पहले क्या होता था, क्लोज एंडेड के अंदर हम कहते थे कि जो यूनिट होल्डर्स हैं वो आपस में जो खरीद बेच करना चाहते हैं वो किससे कर लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंडरी मार्केट के अंदर कर सकते हैं. बट म्यूचुअल फंड कंपनीज और द AMC वो कभी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं आते थे. अब इन्होंने उसको परमिट कर दिया. सब्सिक्वेंटली SEBI by the circular number this dated October 19 2016 allowed the SEBI registered investment advisor to use the infrastructure of the recognized stock exchange to purchase and redeem the mutual funds units directly from the mutual fund or the AMC on the behalf of their clients, including the direct plans. In order to further increase the reach of this platform, it has been decided to allow the investors. ठीक है, अब पहले क्या था, RIA जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, मतलब बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए स्टॉक एक्सचेंज को यूज कर पा रहे थे. अब उन्होंने कहा कि जी सारे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा सभी आ सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस द infrastructure of the recognized stock exchange to purchase or redeem the mutual funds directly from the mutual fund or the AMC. Also, the recognized stock exchange clearing corporation in the depositories may make the necessary amendments. ठीक है जी, जो आप तो पहले शेयर्स में डील करते थे अब उनको अमेंडमेंट्स करके यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी अब वहां पर ऐड करने पड़ेंगे. सो वो कहते हैं कि जी इससे पहले, इस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स और IIA जो बड़े लेवल पे काम करते थे सिर्फ वो इसे यूज कर सकते थे, लेकिन अब सभी लोग इसके अंदर जा सकते हैं. ठीक है, और वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से शेयर्स इशू और रिडीम कर सकते हैं. माइनर सी अमेंडमेंट है जी. आपको पता है ये कस्टोडियन, ठीक है जी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लाखों करोड़ों रुपए के एसेट्स रहते हैं तो उसमें AMC और कस्टोडियन रहते हैं जिनकी कस्टडी के अंदर वो एसेट्स रहते हैं. इससे पहले इन्होंने कहा कि अगर जो एसेट हैं वो गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, पहले हमने कहा था कि कस्टोडियन उसे संभाल के रखेगा बैंक में. ठीक है, कस्टोडियन उसकी कस्टडी अपने पास नहीं रख सकता बल्कि संभाल के कहाँ पे रखेगा, बैंक में. अब इन्होंने कहा कस्टोडियन उस गोल्ड को और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को अपने पास रख सकता है, बैंक को बीच में डालने की जरूरत नहीं है. पहले हमें कस्टोडियन पे ज़्यादा विश्वास नहीं था, हमने कहा कि जी बैंक सा मोर रिलायबल, कस्टोडियन लेके ही ना भाग जाए, आप बैंक के पास रखिए. ठीक है, अब हमने कहा कि जी अब आप कस्टोडियन जो है वो उसे रख सकता है. सो वो कहते हैं कि जी रेगुलेशन 26 में हमने कहा था कि म्यूचुअल फंड को एक कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो उसे कस्टोडियल सर्विसेज दे सके टू द स्कीम एंड सेंड द इंटीमेशन सेबी को 15 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द कस्टोडियन. और कहते हैं कि शेल बी सब्स्टिट्यूटेड दैट इन केस ऑफ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. ठीक है जी, गोल्ड ETF के अंदर द एसेट्स ऑफ द स्कीम बीइंग द गोल्ड और द गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बीइंग इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन भी अब आप उसे सेबी के अंदर रख सकते हैं. पहले वो कहते हैं कि जी उसे बैंक के साथ रखना पड़ता था, लेकिन अब उसे कस्टोडियन अपने पास रख सकता है.
ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आज से पहले हमने गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि गोल्ड ETF में हुआ करते थे वो कस्टोडियन को रखने से मना किए थे। कस्टोडियन उसको सुपरवाइज करता था बट डिपॉजिट उसे बैंक में रखना पड़ता था, लेकिन अब हमने उसे अमेंड कर दिया। सो सेम बात दोबारा से बोल रहे हैं जी कि मे बी अब वो कस्टोडियन जो बोर्ड सेबी के साथ रजिस्टर्ड है वो उसे अपनी कस्टडी में रख सकता है। ठीक है, बैंक में भी रख सकता है, अपनी कस्टडी में भी रख सकता है। अमेंडमेंट एक और हुई जी यहाँ पर, जब आप लीन स्कीम लॉन्च करते थे इन दैट केस जो स्पॉन्सर्स थे हमने उनको कहा कि जी आपको 1% ऑफ 50 lakhs विच एवर इज लेस, ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो तब तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब तक वो स्कीम खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, और इसमें हमने ये कहा था कि ये जो पैसा है वो आपको ग्रोथ स्कीम के अंदर ही इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रोथ स्कीम आपको पता है जिसमें आपका पैसा ग्रो होता है। बेसिकली क्या होता है, जो डिविडेंड होता है उसमें पे आउट नहीं होता, डिविडेंड री इन्वेस्ट होता रहता है बार बार। ठीक है, तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। क्लियर है ना ये? ठीक है, एक कंपनी जो आपको हर साल डिविडेंड देती है उसका शेयर का प्राइस ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, बट एक कंपनी जो डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती, सारा पैसा री इन्वेस्ट करती है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अलग अलग स्कीम्स आती हैं, जैसे कि आज मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो फिर मैं हमेशा ग्रोथ स्कीम में लगाता हूँ, बट जब मेरी एज 50 ईयर्स की हो जाएगी, जब मेरे वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, मैं 60 में जब रिटायर हो जाऊँगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ग्रोथ स्कीम में क्यों इन्वेस्ट करूँगा, मैं डिविडेंड स्कीम में इन्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे पास 50 लाख के म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो मेरे घर पर जी हर महीने 20,000 30,000 रुपया डिविडेंड का भेजे। ठीक है, मेरे को री इन्वेस्ट किसके लिए करना है, अब तो मैं वो पैसा कंज्यूम करना शुरू करूँगा। अलग अलग स्कीम्स आपको समझ में आती है ना म्यूचुअल फंड की। तो इनको यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है, पहले लिखा हुआ था कि आपने जो पैसा है वो ग्रोथ स्कीम में ही इन्वेस्ट करना है। अब इन्होंने कहा कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ग्रोथ स्कीम वर्ड हटा दिया। रेशियो सेम है 1% ऑफ 50 लाख विच एवर इज लेस। कब तक करके रखना है, जब तक वो स्कीम वाइंड अप नहीं हो जाती। लेकिन कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, वो कहते हैं कि जी ग्रोथ स्कीम। हमने कहा सर इसको अमेंड करने की क्या जरूरत है, अमेंड करके अब इन्होंने क्या बोला, एज मे बी स्पेसिफाइड। तो एज मे बी स्पेसिफाइड के अंदर मेरे को नहीं पता यहां पर आएगा कि नहीं, बट सर्कुलर में उन्होंने क्या लिखा कि अगर किसी फंड में ग्रोथ स्कीम है तो स्पॉन्सर को पैसा ग्रोथ स्कीम में ही लगाना है, लेकिन अगर ग्रोथ स्कीम नहीं है तो आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाएं। अब आप कहते हैं सर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम भी नहीं है, ग्रोथ स्कीम भी नहीं है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम भी नहीं है, अब कहां पर पैसा लगाएं? इन दैट केस उन्होंने कहा कि फिर आप किसी में भी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी अमेंडमेंट है। पहले वहां पर सिर्फ लिखा था सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ स्कीम में ही लगाना था, जिसके अंदर एम्बिग्युइटी आ रही है। वो कहते हैं सर ग्रोथ स्कीम है ही नहीं, अब किस में लगाएं? ठीक है, तो उन्होंने अब उसे क्लैरिफाई कर दिया कि आप ग्रोथ स्कीम में है तो ग्रोथ में लगाइए, नहीं तो फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जो कि उसी का दूसरा नाम है, अगर वो भी नहीं है फिर आप किसी भी और में लगा सकते हैं। चलेंगे आगे। ठीक है, ग्रोथ स्कीम मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। हाउएवर देखिए यहां से अमेंडमेंट है, ऊपर वाला तो सेम है। However, the investment by the sponsor or the AMC shall be made in such option, पहले लिखा था ग्रोथ ऑप्शन में लगाना है, अब उन्होंने कहा such option as may be specified। ठीक है, स्पेसिफाइड क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो उसमें उन्होंने ग्रोथ ऑप्शन ही लिखा हुआ है। लिस्टिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ द वाइंडिंग अप, अगर आपको पता हो। एग्जाम्पलरी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है जी, ये फेल हुए हैं पिछले साल। ठीक है, एंड इट वाज वन ऑफ द बिग म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया, और जिससे इंडिया की मार्केट बहुत शेक हुई, रिलायबिलिटी इन्वेस्टर्स की बड़ी कम हुई कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी पैसे इतने सेफ नहीं है। ठीक है, और उनके लिए हम ये लेकर आए हैं कि अगर आप वाइंड अप हो रहे हैं तो आप लिस्ट करवा सकते हैं अपने आप को।
ठीक है, फिर जितने भी पैसे मिलेंगे सो मिलेंगे, ठीक है, बट बेचना थोड़ा इजी हो जाएगा, तो हमने उसके लिए थोड़ा सा एसओपी बनाने की कोशिश की है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की कोशिश की है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड बंद हो रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है। द सेबी हैज अलाउड, ये थोड़ा फास्ट रीड वाला ही है, the SEBI has allowed the listing of the mutual fund units of the schemes that are in the process of the winding up on the stock exchange with immediate effect, ठीक है, सो ये 20 मई को आई और इमीडिएट इफेक्ट से उन्होंने कहा कि ये अलाउड है। This will allow the mutual fund to list their units for those investors who wish to exit, ठीक है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप उनको लिस्ट करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, क्योंकि कंपनी तो अब डूब रही है जी, कंपनी तो पैसे दे के राजी नहीं है, तो हमने कहा मार्केट में लिस्ट करवा लो, जो अगर कोई दे रहा है जितने का भी मिल रहा है तो शायद, तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पलरी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हैज डिसाइडेड इट वुड वाइंड अप 6 स्कीम्स, तो उन्होंने 6 स्कीम्स के नाम भी बताए हैं, लो ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक एक्रूअल फंड और क्रेडिट रिस्क फंड और इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड और अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड एंड द फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड, citing the severe illiquidity and the redemption pressure caused by the COVID-19 pandemic. This SEBI circular will allow कि ये अपनी इन सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा सकते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एग्जिट कर सकते हैं। सो प्रेजेंटली सिर्फ क्लोज एंडेड स्कीम्स ही लिस्ट हो सकती हैं, बट देयर आर द सेवरल स्टेप्स व्हिच इज टू बी एनविसेज्ड with respect to the winding up of the mutual fund scheme before the scheme, और वो कहता है कि रेगुलेशन 31B के अंदर हमने ये बात लिखी है, the units of the mutual fund that can be listed on the recognized stock exchange, accordingly the units of the mutual fund who are in the process of the winding up shall be listed on the recognized stock exchange subject to the compliance with the listing formalities. Obviously listing की जो भी formality है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, however pursuant to the listing trading of the stock exchange mechanism will not be mandatory for the investors. तो वो कहता है कि जी ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद stock exchange पे ही बेचना है, चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पे बेच लो, किसी और तरह से कहीं और से बेचना चाहते हो कहीं और पे भी आप बेच सकते हैं। लेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज पे अच्छा प्राइस मिल ही नहीं रहा, ना बेचो, आपकी मर्जी है। Initially the trading जो है it will that is under the process of winding up shall be in the demat form only, और जो AMCs है that shall be unable to transfer, ठीक है जी, वो प्रॉपर कर देंगे और सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनिट सर्टिफिकेट्स उनके पास ही रहेंगे। सेम है जी, बाकी सारे वो कह रहे कि वही बल्क ऑर्डर की फैसिलिटीज भी मिलेगी, ऑर्डर प्लेसमेंट, एग्जीक्यूशन, पेमेंट, सेटलमेंट, ठीक है। आई एम स्किपिंग इट, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बता रहा हूँ कि जॉन से म्यूचुअल फंड्स अपने किसी स्कीम को वाइंड अप अगर करना चाहते हैं तो वो लिस्ट करवा सकते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को एक और बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7 पढ़ लेते हैं। द AMC स्पॉन्सर्स एम्प्लॉइज ऑफ द AMC और द ट्रस्टी, वो इसमें बाई सेल नहीं कर सकते, ये तो हम आउटसाइड पब्लिक के लिए लेकर आए द यूनिट्स ऑफ द स्कीम दैट इज इन द प्रोसेस। और वो कहता है इसको मॉनिटर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ द AMC और ट्रस्टीज इसको मॉनिटर करेंगे कि जी हमने लिस्ट करवाया उसका कोई मिसयूज ना करे। स्टार मार्क कर रहे हैं जी, ये भी अच्छी अमेंडमेंट है। म्यूचुअल फंड्स को हमने कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट करने से आज से पहले बैन कर रखा था, ठीक है। जो गोल्ड ETF वाले थे सिर्फ उनको अलाउड था कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट किसी भी और म्यूचुअल फंड को हमने किसी भी कमोडिटी में या कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं दे रखी थी, जो अब हमने अलाउ कर दी है। पहले क्या था, नो म्यूचुअल फंड स्कीम शेल इन्वेस्ट इन द फिजिकल गुड्स, ठीक है जी। आप कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गुड्स मतलब कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट गोल्ड, ठीक है। गोल्ड ETF वाले गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे, ऑब्वियसली वो तो कमाते ही ऐसे हैं कि गोल्ड का पैसा लेकर गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे और फिर गोल्ड को बेच के इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस करते थे। However, as per the mutual fund scheme participating in the ETDC
exchange traded commodity derivative may hold the underlying goods in case of physical settlement of the contract. In case of the mutual fund shall dispose of the goods from the books of the scheme at the earliest not exceeding the time limit prescribed below. गोल्ड और सिल्वर के केस में 180 डेज के अंदर अंदर आपको वो बेचना रहता था, और गोल्ड और सिल्वर के अलावा जब भी उनकी एक्सपायरी है ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट सीरीज ऑफ द कमोडिटी, तो वो कहता है कि जी इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सपायरी डे तक आपको वो बेचना है, और वो कहता है कि अगर वो फाइनल एक्सपायरी डेट है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो फिजिकल गुड्स बेचने होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गोल्ड ETF वाले तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, उसके अलावा अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 180 डेज के लिए आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के अलावा किसी भी और गुड्स में करना चाहते हैं तो जब भी आपकी एक्सपायरी है, ठीक है, अगर तो वो है कॉन्ट्रैक्ट सीरीज, बहुत सारी एक्सपायरीज मतलब मल्टीपल एक्सपायरीज हैं, तो जिस दिन एक्सपायरी उससे अगले दिन, बट जब फाइनल एक्सपायरी आएगी वहां पर हम आपको 30 डेज का टाइम देंगे कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसे बेचना पड़ेगा। मतलब आप उसे फॉर एवर के लिए नहीं रख सकते। अभी हमने आपको अलाउ तो किया है लेकिन विद द लिमिटेड टाइम जोन, कितनी देर के लिए आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। सेम बात दोबारा से बोल रहे हैं कि करंटली द इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू फिजिकल गुड्स में वो नहीं कर सकते, एक्सक्लूडिंग गोल्ड ETF वाले गोल्ड में तो कर ही सकते थे, लेकिन अब हमने उनको लिमिट दे दी है। लिमिट क्या दी? गोल्ड और सिल्वर के केस में 180 डेज, और बाकी गुड्स के केस में अगर तो मल्टीपल एक्सपायरीज हैं तो जिस दिन एक्सपायरी है उसके अगले दिन तक आपको वो बेचना पड़ेगा, बट अगर वो फाइनल एक्सपायरी डेट है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो गुड्स डिस्पोज ऑफ करने ही पड़ेंगे। हाँ, ये बात दोबारा से आ गई जी, मैंने आपको बताया था स्पॉन्सर और AMC को 1% और 50 लाख विच एवर इज लेस इन्वेस्ट करना रहता है। कौन सी स्कीम में? पहले लिखा था ग्रोथ स्कीम में, जिसको अब इन्होंने अमेंड करके क्या कहा, सच स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। अब बोर्ड ने क्या प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो वो कहता है कि आपने हमेशा कौन सी ऑप्शन में पैसा लगाना है? ग्रोथ ऑप्शन के अंदर। लेकिन फॉर सच स्कीम्स जिसमें ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फिर वो कहता है फिर आपको पैसा किस में लगाना है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ ऑप्शन भी नहीं है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी नहीं है, फिर वो कहता है फिर आप डिविडेंड ऑप्शन जिसमें पे आउट मिलता है उसमें भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वो स्कीम बाउंड अप नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड की सारी अमेंडमेंट्स कवर अप हो जाती हैं जी। इसके बाद वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। CIS पहले केस लॉ याद है इसके अंदर। वेरी सिंपल जी, चैप्टर नंबर 14 सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन, याद है आपको? स्कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर सेबी की मैंने आपको वेबसाइट भी दिखाई थी। कहते सर अब हम मोबाइल ऐप भी लिए, ठीक है, तो हमने कहा कि फाइन, दैट इज गुड। और वो कहता है कि एंड्रॉयड और iTunes एप्पल स्टोर के ऊपर, दोनों के ऊपर अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके अपनी जो कंप्लेंट है वो ऐप के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने कहा कि फाइन, दैट इज वेरी कन्वीनियंट। सो ये प्रेस रिलीज है जी, प्रेस रिलीज, इट इज नॉट एनी सर्कुलर और एनीथिंग। स्कोर्स की ऐप के लिए उन्होंने प्रेस को बुलाकर, मीडिया को बुलाकर प्रेस रिलीज करवाई कि आज हम अपनी ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। इन द एफर्ट ऑफ द इम्प्रूव इन द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, सेबी टुडे लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टर टू लॉग देयर ग्रीवियंसेस इन द सेबी की जो स्कोर्स, दैट इज कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम है। लॉन्चिंग द मोबाइल ऐप सेबी स्कोर्स, श्री अजय त्यागी जो कि चेयरमैन है सेबी के, स्कोर्स मोबाइल ऐप, उन्होंने क्या कहा कि विल मेक इट इजी, सिर्फ पढ़ना है जी, मतलब बिल्कुल भी ये रेलिवेंट नहीं है। easier for the investor to log their grievances with the SEBI, as now they can scores at their convenience of a smartphone. The mobile app, I'm sure, will encourage the investor to log their complaint on the scores rather than sending the letters to the SEBI in the physical mode. This is another effort of the SEBI in improving the digitalization in the securities market, he added. The whole time members, executive directors and the other officials of the SEBI were also present at the occasion. ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग ही हम
पढ़ रहे हैं एक तरह से. The app has all the features of the score which is presently available at electronically, where the investor has to lodge their complaint by using the internet medium. After mandatory registration on the app, for each grievance lodged, the investor will get the acknowledgement via the SMS or email. दोनों आपको आएंगे on the registered mobile number and the email ID respectively. Investors can not only file the grievances but also can track the status of their complaint redressal. Investors can also key in reminders for the pending grievances. Tools like the FAQs on the scores for the better understanding of the complaint handling process can also be assessed. Connectivity to the SEBI toll-free helpline number is also provided in the app. Fine, can I skip? अब वो कहते हैं कि जी पहले हम ऑन एन एवरेज 40,000 कंप्लेंट एक साल के अंदर सेबी जो है वो सेटल करता था, और आज तक 2011 से 9 साल से अगर मल्टीप्लाई करें 40,000 को 3,60,000 बनता है. तो वही अमाउंट वो ये बता रहे हैं हैज़ बीन रिजॉल्व्ड. ठीक है, तो 9 सालों में 357. फाइन, वी आर स्किपिंग. FPI, Foreign Portfolio Investors Regulation 2014 has been replaced with the 2019 में नई regulations ही हम लॉन्च करके लेकर आए हैं जी. और इसमें एग्जाम्पशन है जी फ्रॉम क्लबिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इट्स रिलेटेड एंटिटीज. जनरल सा है बहुत, ठीक है जी. वो कहता है कि लेटर से मोदी जी किसी देश में जाते हैं और वहाँ पर उनके लिए कुछ प्रॉमिस कराते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को कह देती है कि इनको इससे एग्जाम्पशन मिल जाएगी तो उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी. ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टाई अप कर लेती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ और वो कहती है कि इनको एग्जाम्पशन मिल जाए FPI के अंदर, तो उनको एग्जाम्पशन देती जाएगी. ठीक है, एक ही बात वो बार बार करता है. मैं थोड़ा फास्ट रीड करूँगा जी, सीधा रेगुलेशन रीड करना. रेगुलेशन 20 सब रेगुलेशन 9, इन केसेस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, enters into an agreement or with the treaties with the sovereign governments and such where such agreement or the treaty specifically recognize the certain entities to be distinct and separate, the board में सेबी में ड्यूरिंग द वैलिडिटी, जब तक वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे तो हम उनको एग्जाम्पशन देंगे और उनको अलग से ट्रीट करेंगे, क्लबिंग नहीं करेंगे. तो ये वो यही बात बोल रहा है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम क्लबिंग प्रोविजन. और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि उनको मर्ज नहीं किया जाएगा तो एग्जाम्पशन फ्रॉम द क्लबिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट, तो उनको क्लब नहीं किया जाएगा. हम स्किपिंग, ये टोटली इररिलेवेंट है जी, एक ही बात बार बार बोल रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई टाई अप कर लेती है किसी देश के साथ और उसमें ये बात लिखी है कि इनको क्लब नहीं किया जाएगा तो फिर उनको क्लबिंग से एग्जाम्पशन मिल जाएगी जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, फॉर एवर के लिए नहीं. अगर आपने इनकम टैक्स की सुनी हो ना तो उसके अंदर मैंने ये CF फॉर्म के बारे में बताया था. इनकम टैक्स के अंदर ये पॉइंट है कि हम एक इनके लिए अलग से फॉर्म लेकर आए जी KYC के लिए फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए. CF फॉर्म है, इसी के अंदर उनको पैन नंबर और सब कुछ अलॉट वगैरह किया जाएगा और KYC भी उनको इसी के अंदर देना है. सेम बात यहाँ पर भी आ गई. ठीक है, रेप्लिका. सो कहते हैं द FPI सीकिंग द FPI रजिस्ट्रेशन. ठीक है जी, जो FPI इंडिया में FPI रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनको आपसे कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा, CF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. और यही फॉर्म जो है ये सेबी के अंदर चल जाएगा, इनकम टैक्स में चल जाएगा, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर चल जाएगा और वहीं पे सब जगह पे उनकी एक फॉर्म भर के ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. ठीक है, सो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ऑफ द AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. ठीक है, सो पढ़ लेते हैं जी. तो इसके लिए इन्होंने थोड़ी सी डिटेल्ड में इनसे डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इनके इम्प्रूव किए हैं. प्रॉपर टैम्पलेट भी दिया है कि इनको कैसे बताना है. मेरी तरफ से ये फास्ट रीड है, मैं एक बार रीड करूँगा. ठीक है, सो as a part of the SEBI's initiative to streamline the disclosure standards in the growing AIF space, the SEBI through the consultation paper sought the public. ठीक है, इन्होंने पहले पब्लिक से पूछा. ठीक है, हमने अपना जो
ड्राफ्ट फॉर्म था, पब्लिक को दिया, पब्लिक से उनसे पूछा कि जी आप क्या अमेंडमेंट्स इसमें करवाना चाहते हैं. पब्लिक कमेंट्स ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट memorandum for the AIF. Considering the input public ने जो भी हमें दिया है, the deliberations in the AIF policy advisory committee, it has been decided to introduce the templates for the private placement memorandum subject to the certain exemption and the mandatory performance benchmarking for the AIF. तो हमने ये template आपको दिया है. PPM is the primary document in which all the necessary information about the AIF is disclosed to the prospective investors. एक तरह से ये उनका prospectus रहता है. So to ensure the minimum standard of the disclosure is made available to the PPM, it has been decided to mandate the template for the PPM. तो हम PPM का भी अब template लेकर आ रहे हैं, providing the certain minimum level of the information. ये template के दो parts रहेंगे जी. एक है जी सेक्शन फॉर द मिनिमम डिस्क्लोजर, ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन हो गई, बेसिक, जो कि आपको हर बार बतानी है. अब पार्ट बी जो है वो सप्लीमेंट्री विद द फुल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगता है बतानी चाहिए, वो आप पार्ट बी के अंदर बता सकते हैं. 3 कैटेगरीज इसमें रहती हैं जी. तो वो कहते हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए वो कहते हैं कि जी नेक्शर 1 रहेगा, कैटेगरी 3 के लिए दोनों को बताने पड़ेंगे. नेक्शर 1 तो बताना ही और नेक्शर 2 भी बताना रहेगा. It will be mandatory for the AIF to carry out the annual audit with such compliance. Audit जो है जी वो internal और external auditor, legal professional कर सकते हैं. And the audit of the sections of the PPM relating to the risk factors, legal, regulatory, tax consideration, track record, ये सब कुछ optional रहेगा. Can I skip? ठीक है. आगे ये इतना कुछ खास important नहीं है जी. ये भी सेम उसी का पार्ट है, ऑडिट वगैरह का चल रहा है. ठीक है, सेम एक और सर्कुलर आया है, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स फॉर द AIF, बिल्कुल सेम. आई एम स्किपिंग इट. सेम. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया FPI के केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई ट्रीटी साइन कर लेती है, कोई एग्रीमेंट कर लेती है विद अदर कंट्रीज, तो उनकी क्लबिंग की प्रोविजन से उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी. सेम यहाँ पे रिपीट है जी. सो आई एम स्किपिंग इट. दैट इज इम्पॉर्टेंट जी, स्टार मार्क करेंगे. मेरे को लगता है कि ये पेपर में ज़रूर आएगा. INC रेटिंग्स in corporations or the issuers not cooperating. रेटिंग्स याद है, एक नई तरह की रेटिंग लेकर आए जी. ठीक है, एक नई तरह की रेटिंग हम लेकर आए, INC. ठीक है, INC इसकी इशूअर मींस कंपनी, नॉट कॉपरेटिंग. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जब रेटिंग करनी होती है जी, वो उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, लेकिन अगर वो कंपनियों को कॉपरेट ही नहीं करेगी, ठीक है, उनको बताएगी ही नहीं, तो वो क्या रेटिंग दे उसको. A भी नहीं दे सकते, D भी नहीं दे सकते. आज मैं D दे दूं, मेरे को तो पता लगे कि वो कंपनी तो बहुत अच्छी है. A दे दूं, पता लगा वो तो डिफॉल्टर्स है. तो यहाँ पे हमें डिस्क्लेमर देना था कि सर हम कुछ भी नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इशूअर हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा. इशूअर नॉट कॉपरेटिंग. तो सेबी एक नई तरह की रेटिंग लेकर आई. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रेटिंग प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद रिगार्ड टू द इशूअर्स नॉट कॉपरेटिंग, द डायरेक्शंस हैज बीन इशूड. If the issuer has all the outstanding ratings as a non-cooperative for more than 6 months, then the CRA उसको डाउनग्रेड कर देगा और उसको क्या कहेगा, उसका स्टेटस क्या डाल देगा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड विद INC स्टेटस. INC स्टेटस मतलब ये कॉपरेट नहीं करते. 6 महीने हो गए थे, ऐसे नहीं कि 2 दिन लेट किया आप उसको INC कर दोगे. 6 महीने हो गए, आपको इंफॉर्मेशन उनसे मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे. In that case उनको INC स्टेटस दे दिया जाएगा. If the non-cooperation by the issuer continues for further 6 months, in that case हम उसे फिर non-investment grade के अंदर डाल देंगे. And no CRA shall assign any new rating जब तक वो cooperate नहीं करते. लेकिन वो कहता है कि जी CRA जब अपनी रेटिंग को विड्रॉ करेगा,
ठीक है, आपको ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए CRA के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं CRA के साथ थोड़ी सांठ गांठ करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि ना आप मेरे को आज AAA रेटिंग दे दो, टॉप मोस्ट, ठीक है। बट वो कहेगा आप तो डिफॉल्टर हो, ठीक है। मैंने कहा कि जी बात आप पे भी नहीं आने दूंगा, ठीक है। आप क्या करना, आज मेरे को AAA दे दो, मैं अपनी सिक्योरिटीज भर भर के बेच लेता हूँ, मेरी तो सुपर हिट जाएगा जैसे ही आप मेरे को AAA दोगे, ठीक है। 6 महीने बाद मैं कॉपरेट करना बंद कर दूंगा, आप मेरे को INC देना, उसके बाद अपनी रेटिंग विड्रॉ कर लेना, पैसे तो मेरे पास आ गए, ठीक है। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल लैंड नोवेयर, वो बेचारे क्या करेंगे, आपका भी नाम खराब नहीं होगा, आप कहेंगे उस वक्त तो ये AAA थे, उसके बाद ये इन्होंने कॉपरेट करना बंद कर दिया, अब हमें नहीं पता चल रहा कि अंदर क्या चल रहा है, ये डिफॉल्टर है कि बढ़िया है, हमें पता ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा आपकी भी क्रेडिट वर्दीनेस खराब नहीं होगी, ठीक है, हम फ्रॉड भी कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि जी विड्रॉ अगर आप करना चाहते हैं, आप विड्रॉल नॉर्म्स पढ़ लो आप, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 6 महीने के लिए INC देगा, उसके बाद भी अगर वो कॉपरेट नहीं करते फिर आप अपनी रेटिंग को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ कैसे करना है, यहाँ पर ना विड्रॉल उसने ये बताया कि मेरे को ना उसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी से प्रॉब्लम थी, किसी और से प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। मतलब माइट भी वो कंपनी मेरे को पसंद नहीं थी, इकरा है, क्राइसिल है, सो इन दैट केस आप दूसरी जगह से भी करवा सकते हैं। तो वो कहता है कि एक तो आपने वो इंस्ट्रूमेंट को कम से कम 3 साल के लिए, मैंने आपको बताया था कंपनी की रेटिंग नहीं होती बल्कि उस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग रहती है, जो भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर जो भी आप पब्लिक को इश्यू करें, तो कहते हैं 3 साल या 50% ऑफ द लाइफ विच एवर इज हायर के लिए हमने उसकी रेटिंग की थी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड हम उसकी रेटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो वो कहते हैं 50% ऑफ द लाइफ या 3 साल विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर तो वो है 10 साल का, तो 10 साल का 50% 5 साल, अगर वो है 4 साल का तो 3 साल हम रेटिंग कर चुके हैं, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड कहते हैं कि जी जो बॉन्ड होल्डर्स हैं ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट, उनमें से 75% ने आपको NOC दे दिया, सबके बीच में एंड है, मतलब सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। 75% बॉन्ड होल्डर्स ने कहा कि जी हमारी तरफ से NOC है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप कर लो विड्रॉ, कोई बात नहीं। और रिसीव्ड एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द कंपनी कि जी मैं कहीं और से रेटिंग करवा रहा हूं, तो हमने कहा फिर ठीक है। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल बेसहारा नहीं छोड़ के जा रहे, वो कहीं और से करवा लेगा, उसे हमसे प्रॉब्लम थी, उसे क्रेडिट रेटिंग करवाने से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको मेरे से प्रॉब्लम थी कि आपसे नहीं करवानी, वो मेरे को कॉपरेट नहीं करना था, ठीक है। इन दैट केस हमने कहा कोई बात नहीं, आप कहीं और से करवा लो। तो ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तो आप अपनी क्रेडिट रेटिंग जो आपने दी थी वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। सर अगर किसी ने क्रेडिट रेटिंग करवाई, जैसे फर्स्ट ईयर उसके इंस्ट्रूमेंट का था, सेकेंड ईयर जब उसको मतलब वो कंपनी से पसंद ही नहीं आई कि रेटिंग, उसको लग रहा है कि उसकी मतलब ना गलत रेटिंग है, कुछ भी मतलब उसकी तरफ ना गलत रेटिंग है, कुछ भी कर रहा है, तो फिर अगर उसने विड्रॉ करवानी है तो उसको 3 साल तक पहले वेट करना पड़ेगा। जनरली इस केस में ऐसा होता है कि आप एक और कंपनी से करवा लो, ठीक है। तो मैंने आपको कम अच्छी रेटिंग दी, किसी और ने आपको अच्छी रेटिंग दे दी, आप अखबार में दोनों लिख दो, ठीक है। आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी की भी लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट वाले की भी, दोनों की लिखनी पड़ेगी, आपकी मर्जी नहीं है, फिर आप तो हमेशा अच्छे वाले की लिखोगे, आपको दोनों बतानी पड़ेगी अगर आपने 2 जगह से करवाई है तो। और एट द टाइम ऑफ विड्रॉल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को प्रेस रिलीज करनी पड़ेगी, अखबार में देना पड़ेगा कि आज हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये कब से लगनी शुरू हुई? जुलाई 1, 2020 से। ये बहुत सिंपल है जी। IFSC आपको पता है, ठीक है जी। इंडिया के अंदर हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोला है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल बैंक्स, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी, सब कुछ इंडिया के अंदर इंटरनेशनल मार्केट हो, ताकि इंडिया के शेयर के प्राइसेस इंडिया में डिसाइड हो और दूसरी कंपनियों के भी प्राइसेस इंडिया में डिसाइड हो। इंडिया में हम इंटरनेशनल लेवल का बाजार बनाना चाहते हैं, जैसे लंदन में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, ठीक है। वैसे हमने एक IFSC इंडिया में भी ओपन की है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम करना चाहते हैं IFSC के अंदर, तो आपकी जो नेटवर्थ है वो 7 लाख USD है जी, ये UD इन्होंने लिख दिया, इट इज़ USD डॉलर्स, ठीक है। तो आपकी जो नेटवर्थ है, क्योंकि इंटरनेशनल है, रुपीज़ में हम क्यों बताएंगे, डॉलर्स चलते हैं जी, ठीक है। डॉलर इज़ द मोस्ट कॉमन करेंसी जब इंडिया के बाहर जाते हैं, ठीक है।
सो 7 लाख US डॉलर की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए अगर आप IFSC के तौर पे काम करना चाहते हैं, IFSC में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम करना चाहते हैं। फाइन, और वो कहते हैं कि जी यू कैन अप्लाई फॉर द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्ट्रेशन विदाउट फॉर्मिंग अ सेपरेट कंपनी और LLP के बिना भी आप ये काम कर सकते हैं। ये नया आया जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। हम पहली बार पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए रेगुलेशंस लेकर आए। जैसे पहले डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट्स की रेगुलेशन थी, म्यूचुअल फंड की थी, अब हम पहली बार 2020 के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए रेगुलेशंस लेकर आए। फास्ट रीड है जी, मतलब बट मेरे को एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा, ठीक है। बहुत इजी, ठीक है। तो अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो आपको घर जाके भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं रेगुलेशंस को हम क्या कहेंगे, सेबी पोर्टफोलियो रेगुलेशंस 2020। ये कब से लगी, 16/1/20 से। और वो कहते हैं कि जी जो पुरानी है वो रिपील हो गई, ठीक है। नहीं, पुरानी भी थी, ठीक है, मेरे को लगा पहली बार आई है, पुरानी भी थी। वो कहते हैं वो रिपील हो गई, उनको हमने रिप्लेस कर दिया। डेफिनेशन ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपको पता ही है जी, जो दूसरों के पैसों से पोर्टफोलियो बनाकर देते हैं। जैसे मेरे पास जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, लेट से मैंने 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए उनको दिए, तो वो 50 करोड़ रुपए एक जगह नहीं लगाते हैं, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ रिस्की होते हैं, कम रिस्की होते हैं, इस तरह से। बट मेरे बिहाफ पे मेरा पूरा पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज करते हैं। और एक इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, जिसमें उसके अगले को मैंने फुल डिस्क्रिशन दे रखी है कि मेरे से पूछना नहीं है, ठीक है। जहां आपको ठीक लगे आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। पढ़ लेते हैं। मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑब्वियसली अगर आप बॉडी पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, विच इज परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, एडवाइस डायरेक्ट या अंडरटेक करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, वेदर इट इज डिस्क्रिशनरी और अदरवाइज, ठीक है। वो डिस्क्रिशनरी भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। द मैनेजमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द सिक्योरिटीज, गुड्स और द फंड्स एज द केस में भी। और वो कहते हैं कि जी may deal of the goods received in the delivery against the physical settlement of the commodity derivatives. Discretionary, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा रहता है कि जी एनी डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन इनके पास है, वो जितना चाहे, जहां पे चाहे, जैसे चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्लाइंट से उनको पूछने की जरूरत नहीं है। जनरल ऑब्लिगेशन, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट, विच इज वेरी कॉमन, ठीक है। बट आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे। कहते हैं यू शुड ऑब्जर्व द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटेग्रिटी और फेयरनेस से आपको अपना काम करना है। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द इन्वेस्टमेंट शुड बी डिप्लॉयड एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी उसको पैसा को आप एम्प्लॉय करें, ऐसे नहीं कि अपने पास रख के भूल ही गए जी पैसा। अ पोर्टफोलियो मैनेजर शेल रेंडर एट ऑल द टाइम हाई स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस, एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस, इंश्योर द प्रॉपर केयर, एक्सरसाइज द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट। और वो कहते हैं कि जी कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए इन द इन्वेस्टमेंट और द डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। और वो कहता है अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप फेयर ट्रीटमेंट दें अपने सभी कस्टमर्स को। इट शेल ऑल्सो डिस्क्लोज, अगर कोई आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उनको डिस्क्लोज भी कीजिए। पोर्टफोलियो मैनेजर शेल नॉट प्लेस हिज इंटरेस्ट अबव हिज क्लाइंट। अ पोर्टफोलियो मैनेजर शेल नॉट एग्जीक्यूट एनी ट्रेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, shall not make any statement or indulge in any act, practice of the unfair competition which is likely to harmful for the interest of the other portfolio managers and is likely to place such other portfolio managers, ठीक है जी। तो दूसरे के साथ आपने उसका काम बिगाड़ना नहीं है, अपना आप अच्छा करें, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स नहीं करनी, वेदर ओरल और रिटर्न, ठीक है, कि जी हमने तो 70% रिटर्न दे दी, पैसे 2 साल में 4 गुना कर दिए, इस तरह की आपने बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना। टू द क्लाइंट ईदर अपनी क्वालिफिकेशन या द कैपेबिलिटी ऑफ रेंडर द सर्टेन सर्विसेज या अचीवमेंट, किसी भी चीज को लेकर आपने बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना। एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर शैल ऑब्टेन इन राइटिंग फ्रॉम द क्लाइंट हिज इंटरेस्ट इन द वेरियस कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है, कि क्लाइंट आपका किस किस के अंदर, ताकि उसे पता रहे कि जी वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन UPSI ताकि उसके पास ना आने पाए, ठीक है। सो पोर्टफोलियो मैनेजर वो कहता है जब एक क्लाइंट से डील कर रहा है तो वो क्लाइंट से पूछ ले कि कौन कौन सी कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट है, ताकि उसे पता रहे कि जी UPSI उसके पास ना आ जाए। इनसाइडर ट्रेडिंग हमने सब पढ़ा है UPSI के बारे में। अब पोर्टफोलियो मैनेजर को अपने क्लाइंट्स को कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है जी, जो कि उसको पता लगती है। और टेक द एडिक्वेट स्टेप्स
एंड क्लेमिंग रिसीव द डिविडेंड, सब कुछ क्लाइंट के बिहाफ पे आपने अच्छे से करना है। एंडेवर आपने क्या करना है, दैट इज ट्रू एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन विदाउट मेकिंग एनी मिसगाइडिंग और द एग्जैगरेटेड क्लेम, बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देनी है। एंश्योर द प्रोफेशनल डीलिंग्स, shall not be a party to creation of the false market, price rigging और manipulation नहीं करना, passing of the price sensitive information to the brokers, ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है। Fine, I'm skipping it। फिर है जी responsibilities more or less the same, थोड़ी बहुत आपको पढ़ा देता हूँ। The discretionary portfolio manager shall individually and independently manage the funds of each client in accordance with the need of the client in the manner in which it does not partake the character of the mutual fund, whether non-discretionary portfolio manager shall manage with the direction। ठीक है जी, अगर तो आप discretionary हैं तो वो कहते हैं कि जी फिर आप ठीक तरह से काम करें, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के तौर पे नहीं काम कर सकते, ठीक है। और नॉन डिस्क्रिशनरी है तो आपको पूछ पूछ के काम करना पड़ेगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द क्लाइंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 lakhs की रहेगी। पोर्टफोलियो मैनेजर्स शैल नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द क्लाइंट फंड्स or securities less than 50 lakhs, provided the minimum investment per client for the new client or the fresh investment by the existing client, provided further the existing investments of the client on the date of the notification may continue till the maturity specified by the board। ठीक है जी, कल हम चेंज कर देंगे तो पुराने के ऊपर तो पुरानी प्रोविजन ही चलती रहेगी। द पोर्टफोलियो मैनेजर शेल एक्ट इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी, ठीक है जी, गुड फेथ में आपने काम करना है। द पोर्टफोलियो मैनेजर शेल सेग्रीगेट, हर एक के सबके पैसे मिक्स मत कर देना जी, सबके अलग अलग पैसे आप मेंटेन करके रखना। The portfolio manager shall keep the funds of all the clients in the separate account, ठीक है जी, अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी आपने पैसे नहीं रखने। The portfolio manager shall transact in the securities within the limitation placed by the client him itself, ठीक है जी। मैंने उसे कहा जैसे कि पैसे दिया और मैंने कहा F&O में मत लगाना, आप डिलीवरी में लगाओ, कमोडिटी में लगाओ, रियल एस्टेट में लगाओ, F&O में मत लगाना, वो बहुत रिस्की है। तो जो कहा है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं कि जी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं करने, ठीक है। किसी कंपनी ने कहा कि आप हमारी कंपनी में 50 लाख रुपया कर दो, हम आपको 5 लाख रुपया कमीशन देंगे, तो वो कहते हैं कि जिस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट उसके पैसे में से आपने नहीं लेना। और वो कहते हैं कि जी शैल नॉट बोरो द फंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, जितने रुपए दिए उतने ही इन्वेस्ट करने हैं, एक्स्ट्रा लीवरेज मेरे को नहीं चाहिए। द पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट लेंड द सिक्योरिटीज हेल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है जी, मेरे जो शेयर हैं वो किसी को लैंड या बोरो आपने नहीं करने। The portfolio manager shall ensure the proper and the timely handling of the complaints and shall ensure that the person or entity involved in the distribution of its services in compliance with these regulations from time to time। Fine, so ये दोनों हमारी simple सी आई। Portfolio managers same या cross कर रहे हैं जी, not to do। ये भी क्रॉस है। कोविड-19 की वजह से वो कहता है कि जी जो हमने डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया है, अभी अक्टूबर 1 से लगेगी गाइडलाइंस फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजर। रिव्यू ऑफ द पोस्ट डिफॉल्ट क्योरिंग पीरियड फॉर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। देखिए किसी ने ना कोई डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, इट कैन बी ऑफ द टेक्निकल नेचर ऑल्सो, ठीक है। मैं कोई पेमेंट करने, जैसे आज मैंने इंटरेस्ट पे करना था, मैंने डिबेंचर्स इशू किए, मैंने उसका टाइम पे इंटरेस्ट पे करना था और उस दिन बैंक की मेरी वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, ठीक है, बैलेंस रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था, IMPS नहीं हो रही थी, किसी भी वजह से, या फिर कोविड हो गया, चेक्स भेजने थे हमने घर पे, वो चेक्स नहीं इशू हो पाए, कुछ भी। अब वो डिफॉल्ट हो गया, अब आपने मेरी रेटिंग नीचे कर दी, ठीक है। अब जल्दी से मैंने वो डिफॉल्ट ठीक भी कर लिया, लेकिन वो कहता है कि जो रेटिंग को ठीक होने में बड़ा लंबा प्रोसीजर था, तो उसके ऊपर हमने रिव्यू किया है पोस्ट डिफॉल्ट क्योरिंग पीरियड। जब डिफॉल्ट मैंने क्योर कर दिया है उसके बाद आप मेरी रेटिंग बहुत देर तक खराब मत रखो, उसको थोड़ा जल्दी ठीक करने का,
ठीक है, क्योंकि कई बार डिफॉल्ट इंटेंशनल होता है, कई बार मजबूरन हो जाता है, कभी तो टेक्निकल भी हो जाता है, ठीक है. सो इन दैट केस, सो अंडर द क्रेडिट रेटिंग देयर इज अ पोस्ट डिफॉल्ट क्योरिंग पीरियड ऑफ 90 days फॉर द रेटिंग टू मूव फ्रॉम द डिफॉल्ट टू स्पेकुलेटिव ग्रेड और 1 साल डिफॉल्ट टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड. सबसे नीचे डिफॉल्ट, उसके ऊपर स्पेकुलेटिव, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट. तो जब आपने डिफॉल्ट किया, आप डिफॉल्ट में आ गए. अब वो कहते हैं 90 दिनों में तो आप पहुंचते हैं स्पेकुलेटिव के अंदर, और अगर आप डिफॉल्ट से सीधा कहां पर जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, तो 1 साल लग जाता था. ये तो है पुरानी बात. इन द few recent cases of the default, that even though the rated entity was able to correct the default within a relatively shorter span of time, उन्होंने 2 दिन 10 दिन में ही वो ठीक कर दिया. The rating could not be upgraded and continue to be sub investment grade, क्योंकि आपने तो डिफॉल्ट किया और एक्सटेंड पोस्ट डिफॉल्ट क्योरिंग पीरियड, क्योंकि वो पीरियड इतना लंबा है. There is a possibility that इस तरह के केसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर, और फिर हमारे देश की मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स अगर डिफॉल्ट कैटेगरी में चले गए तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है. तो सेबी को लगा कि जी पोस्ट डिफॉल्ट क्योरिंग पीरियड की एग्जिस्टिंग पॉलिसी को हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा. तो सेबी ने क्या चेंजेस किए, इसको ध्यान से पढ़ते हैं जी. आफ्टर अ डिफॉल्ट इज क्योर्ड एंड द पेमेंट्स आर रेगुलराइज्ड, जो भी आउटस्टैंडिंग था वो सारा क्लियर कर चुके हैं. अ सीआरए शेल जनरली अपग्रेड द रेटिंग फ्रॉम द डिफॉल्ट टू द नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड आफ्टर पे. जनरली क्या होता था, वो 90 दिनों के बाद उसे प्रमोट करते थे बेस्ड अपॉन द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड. सीआरए में डेविएट फ्रॉम सेट पीरियड, अब उसने 90 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है. अब हमने कहा वो कितनी दिन वेट करेंगे, तो देखिए सेबी ने क्या कहा कि सीआरए इसके ऊपर अपनी एक पॉलिसी बनाए. हम नहीं कुछ कहते, पहले हम उनको कहते थे 90 दिन तो 3 महीने तो आपको उनको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा. अब हमने क्या कहा कि सीआरए अपनी पॉलिसी बनाए. तो वो कहते हैं कि जी केस टू केस बेसिस सब्जेक्ट टू सीआरए फ्रेमिंग अ डिटेल्ड पॉलिसी इन दिस रिगार्ड. सीआरए इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाएगा. द सेट पॉलिसी शेल आल्सो बी प्लेस, और सीआरए अपनी वेबसाइट पे रखेगा. केसेस ऑफ द डेविएशन फ्रॉम स्टिपुलेटेड 90 days शेल बी प्लेस बिफोर द रेटिंग सब कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द सीआरए ऑन द हाफ ईयरली बेसिस. और उनको कभी वो 40 days 15 days जितना भी वो करना चाहते हैं, मतलब उनको 90 दिन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. 90 दिन से आप डेविएट कर सकते हैं, मतलब आप 40 दिन भी रख सकते हैं, 30 दिन भी रख सकते हैं, 10 दिन भी रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी. वो पॉलिसी आपको अपनी वेबसाइट पे भी रखनी पड़ेगी और हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर अप्रूव भी करवानी पड़ेगी. तो सीआरए इसके ऊपर खुद अपनी पॉलिसी बनाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अपग्रेड ऑफ द डिफॉल्ट रेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डालेंगे. The policy frame may include the scenarios like the technical default, changes in the management, acquisition from one firm, sizable inflow of the long-term funds, benefit arising out of the regulatory. ये सारी चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. सो पर 90 days का तो जो था वो स्पेकुलेशन के लिए था ना, तो मतलब जो 90 days की स्पेकुलेशन तक की जो टाइमिंग थी उन्होंने वो कहा है कि वो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं. हाँ, वहाँ पे 90 days वेट करने की जरूरत बट नहीं जिसके है. बाद जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड था वो 1 year ही, नहीं, वो भी उसके बीच में मतलब कर सकते हाँ, हैं कभी. डिफॉल्ट वाली कैटेगरी से आप इन्वेस्टमेंट या सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आने के लिए अब वो कहते हैं कि जो सीआरए वो अपनी पॉलिसी खुद बनाए. फाइन जी, ये तो अब ओवरव्यू आ गया सभी चैप्टर्स का. So that was it for today, and we are done with the amendments.